डियर स्टूडेंट, नमस्कार। एक बार फिर सभी का हार्दिक स्वागत है सितारा कोचिंग क्लासेस तारानगर के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विनोद जांगीड़ राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान की जलवायु। थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा पार्ट हम पढ़ चुके हैं, उसी भाग को ही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और जिसमें हमारे मेन सामने हेडिंग है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था अब तक पॉइंट नंबर 1, जो था राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक अक्षांश या अक्षांशीय विस्तार। कि राजस्थान की जलवायु तो उस जलवायु में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत हमने चर्चा की थी, वो था अक्षांश या राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब इसके बाद हम कंटिन्यू नेक्स्ट जो भी जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर उन पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें पॉइंट नंबर 2 आएगा, वो होता है समुद्र तल या फिर यूं कह दें सागर तल। समुद्र तल या सागर तल से ऊंचाई। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये समुद्र तल या ये सागर तल होता क्या है। कि पहले तो हमें ये नॉलेज में रखना होगा कि ये समुद्र तल ये सागर तल होगा क्या, फिर इसके आधार पर हम ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो उन सब बातों को देखें तो एक प्रकार से हम देखें कि ये मानते हैं भारत, और भारत का ये तटवर्ती भाग है, और इस तटवर्ती भाग पर माने कि यहाँ पर ये समुद्र है, ये जल राशि का एक हिस्सा है। कि यहाँ पर ये समुद्री भाग हो गया, ये जल राशि हो गई। अब इस समुद्री या इस जल राशि वाले भाग में हम क्या देखेंगे, यहाँ आप समझोगे तो आप ये देखोगे कि हमारे सामने ये विशाल जल राशि है। हमारे सामने ये विशाल एक जल राशि है। इसमें आप जब भी पढ़ोगे तो आप क्या देखोगे, ऑप्शन के रूप में अगर मैं बोलूँ, मान लो कि एक तो ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। समुद्र है तो समुद्र के जल के स्तर की अगर बात की जाए तो एक तो सतह है, ये ऊपरी सतह है, और एक है ये भाग जिसको हम कह सकते हैं पेंदा, या जिसको हम कह सकते हैं तली। अब अगर मैं यहाँ से कहूँ कि आप समुद्र का जो तल है, सागर तल है जिसकी हम बात करें, तो हम किसे मानेंगे, तो हमारा दिमाग जाएगा जी हम इस आंतरिक भाग को, इस पेंदे को, इसको हम तली को, इसको क्या मानेंगे, समुद्र तल, या इसको हम सागर तल मानेंगे। जबकि ध्यान रखना ये समुद्र तल या ये सागर तल नहीं होगा, क्योंकि आंतरिक भाग की बात है ना समुद्र की, तो ये हमें निश्चित पता है कि यहाँ पर आंतरिक भाग है, उनकी गहराइयाँ हैं, वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मिलेगी। हो सकता है कई जगह समुद्र का तल है, आंतरिक भाग पेंदा है, काफ़ी ज़्यादा गहरा हो, कई जगह हो सकता है गहराई कम भी हो। तो इस आंतरिक भाग के इस पेंदे को, इस तली को कभी भी ध्यान रखना समुद्र तल सागर तल नहीं कहेंगे। हमेशा ही समुद्र के जल के ऊपर की जो सतह होती है, जो हमें लहरों, तरंगों, धाराओं के रूप में जो दिखाई देती है और जो किसी तटवर्ती भाग की सीमा को स्पर्श कर रही है, इस ऊपरी सतह, इस भाग को कहा जाता है, तो वो कहलाता है हमारे लिए समुद्र तल या सागर तल। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है इस समुद्र तल या सागर तल से ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब यहाँ क्या होगा, जैसे भारत में स्थित कोई भी स्थान, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो भी जितने भी भाग हैं वो सारे के सारे भाग, जैसे पर्वत, पठार, मरुस्थल, या हम कह दें मैदान। कि द्रातलीय भागों पर स्थित ये जो पर्वत, पठार, मैदान, जो मरुस्थल हैं, जो हमें अलग अलग ऊंचाई वाले हिस्से दिखाई देते हैं, इन सभी भागों की और इस समुद्र तल से क्या होती है, ऊंचाई ज्ञात की जाती है। उस ऊंचाई की गणना करने के लिए, और यहाँ होता है आधार समुद्र तल या सागर तल। अब जब ऊंचाई की हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, भारत के अंतर्गत इस समुद्र तल से ऊंचाई की गणना होती है तो केवल और केवल कहा जाए तो वर्तमान समय के अंतर्गत होती है गणना चेन्नई का जो तटवर्ती भाग है, इस तटवर्ती भाग से। कि वर्तमान समय में भारत के अंतर्गत और समुद्र तल, सागर तल से और आकलन ऊंचाई की बात अगर कहें, भारत में स्थित विभिन्न भागों की ऊंचाइयों की गणनाओं की बात की जाए, तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है। आपसे अगर कहीं पूछा जाए तो ध्यान रखना, वर्तमान समय के अंतर्गत आधार माना जाता है तो वो माना जाता है चेन्नई के तटवर्ती भाग को। और अगर
आपसे कहीं पूछा जाए या आप कहीं पढ़ो कि अगर चेन्नई से भी पहले प्राचीन समय के अंतर्गत, यानी इससे पहले किसी समय विशेष की बात की जाए, तो ध्यान रखना आप कह सकते हो पहले गणना होती थी तो वो होती थी किससे? मुंबई के तटवर्ती भाग से। तो ये दो क्वेश्चन है। वर्तमान समय में गणना की बात है तो हमारे पास चेन्नई का तटवर्ती भाग है, और इससे भी पहले अगर कोई भाग था तो वो था प्राचीन समय की अगर बात किए हैं पहले की अगर हम बात करें तो वो माना जाता है मुंबई का तटवर्ती भाग, और ये इसके अंतर्गत गणनाएं होती है। तो इस गणनाओं में वर्तमान में नवीनतम टेक्नोलॉजी उपकरण है उनकी सहायता से क्या होती है, इन स्थानों की ऊंचाइयां ज्ञात की जाती है। अब ऊंचाई मान लो हमने ज्ञात कर ली, सबसे ऊंचे भाग, कम ऊंचे, थोड़े कम, फिर कम। ऊंचाई को हम क्या करेंगे यहाँ, या फिर ये जलवायु को कैसे प्रभावित करेंगे, तब आप क्या पढ़ते हो, आप जब पढ़ोगे तो आपने बेसिक सा एक टॉपिक जरूर कभी पढ़ा होगा, चाहे आप जनरल साइंस की बात कर लें और चाहे आप यहाँ ज्योग्राफी की बात कर लें। हम क्या पढ़ेंगे या हमने कभी क्या पढ़ा हुआ है, जैसे हमारे पास ऑप्शन के रूप में ये धरातल है, ये जमीनी भाग है। इस धरातलीय भाग से हम क्या करते हैं, ऊंचाई की ओर जाते हैं, वायुमंडल की ओर जा रहे हैं, ऊंचाई की ओर। ऊंचाई के साथ साथ जाएंगे तो ध्यान रखना, या हम ये कहें हमेशा ही ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होती है, और तापमान में कमी की जो दर होती है वो हमें बात है ध्यान रखनी है। लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। बिल्कुल बेसिक सी बात है कि धरातलीय भाग से जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाते हैं तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और आपको ध्यान रखना है तापमान के कम होने की दर होती है, तो लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। इसका बिल्कुल विपरीत कर दो, इसका बिल्कुल विपरीत कर दो, आप चले जाओ कहाँ, गहराई की ओर। गहराई में जाओगे तो सीधी सी बात है, यहाँ गहराई में जाएंगे भूमि के आंतरिक भाग में तो हमेशा ही तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और यहाँ आपको ध्यान रखना है आंकड़ा होता है 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब ये आंकड़े हैं, बेसिक सी बातें हैं किंतु ध्यान रखने वाली है। यहाँ हमने कह दिया ऊंचाई, हमें तो यहाँ क्या चाहिए, ऊंचाई की बात कर रहे हैं, यहाँ गहराई की हमें कोई बात करनी ही नहीं। तो यहाँ समुद्र तल सागर तल से ऊंचाई की गणना की बात की जाए तो आप क्या देखोगे, पर्वतीय जो भाग होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऊंचे होंगे। जितना ऊंचा भाग होगा तापमान उतना ही कम होगा, कि धरातल पर स्थित जो पर्वत है ऊंचाई इनकी सबसे ज़्यादा मिलेगी, और जो भाग जितना ज़्यादा ऊंचा होगा उसका तापमान उतना ही कम में मिलेगा। और एग्जाम्पल के रूप में हम मैदानों को यहाँ ले लें तो इनकी ऊंचाई जितनी ही कम होगी तापमान उतना ही क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, तापमान उतना ही अधिक मिलेगा। या कह दे पठारी भाग है उनके अंतर्गत तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा, मरुस्थल पर और अलग हो जाएगा, मैदानी भागों पर और अलग हो जाएगा। या फिर बीच बीच में इन भागों की संरचना कैसे, इनका निर्माण कैसा है, वहाँ पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, मिट्टी, कृषि, व्यवसाय, उन सभी कारकों की वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ की जलवायु दशाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये है हमारा नंबर 2 पॉइंट, जलवायु में समुद्र तल सागर तल से ऊंचाई। रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या लिया था, सागर तल का मतलब समुद्र के जल के ऊपर की सतह, ऊपरी सतह का पानी जो यहाँ तटवर्ती भाग की सीमा को स्पर्श कर रहा हो उसको आप समुद्र तल सागर तल कहोगे। समुद्र के आंतरिक भाग का जो पेंदा है, जो तली है, उसको कभी भी हम समुद्र तल नहीं कहेंगे। दूसरी बात, इस समुद्र तल का योगदान है तो भारत में स्थित यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऊंचे भाग, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल जो भी हैं उन भागों की ऊंचाइयाँ ज्ञात करने के लिए इस समुद्र तल का उपयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन था, वर्तमान समय में भारत के अंतर्गत ये कार्य होता है तो चेन्नई के तटवर्ती भाग से होता है। इससे पहले की कहीं बात की जाए तो ध्यान रखना मुंबई का तटवर्ती भाग। जब ऊंचाइयों की बात हो रही है तो हमें पता है कि धरातल से ऊंचाई पर जा रहे हैं वायुमंडल की ओर, ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता है, तापमान कम होने की दर लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कम। जैसे जैसे हम तापमान गहराई के अंतर्गत जाएंगे तो तापमान में वृद्धि है, और यहाँ आंकड़ा ध्यान रखना है लगभग 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। इसमें भी आप अलग अलग परिवर्तन देखते हो किंतु वो जब टॉपिक आपके ऐसे आएंगे तो अलग है। फिर हमारा ये मेन था कि ऊंचाई
ऊंचाई के साथ साथ तापमान में यहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, तो पर्वतीय भाग जो जितने ज़्यादा ऊंचे होंगे तापमान कम होगा, जो भाग जितना कम ऊंचा होगा तापमान उतना ही अधिक मिलेगा। और अब इन क्षेत्र विशेषों पर यानी एक संपूर्ण धरातलीय भाग पर, या हम यूँ कह दें राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल पर देखें तो जहाँ पर्वत होंगे वहाँ की जलवायु दशाएं अलग देखेंगे, पठार मरुस्थल या फिर मैदानी भागों की जलवायु दशाएं कुछ अलग होगी। और एक लाइन और, जब भी समुद्र तल सागर तल की बात हो तो जरूर आपने कभी नोटिस किया होगा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर किसी एक कॉर्नर पर किसी एक छोर पर आपको जरूर लिखा हुआ मिलेगा, दिखाई देगा कि ये जो रेलवे स्टेशन है ये प्लेटफॉर्म है, ये सागर तल से लगभग इतना ऊंचा है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, 500 मीटर है, 1000 मीटर है, उससे ज़्यादा है या उससे कम है। ऐसी गणनाएं, ऐसे तथ्य, ऐसे आंकड़े आप जरूर देखते होंगे। कहाँ पर? जब आप कहीं किसी परिवहन अपने मार्ग के माध्यम से यात्रा कर रहे हो। तो ये नंबर 2 है हमारा समुद्र तल सागर तल से ऊंचाई का भाग। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नंबर 3। नंबर 3 के अंतर्गत आता है समुद्र से दूरी। अब इस समुद्र से दूरी का यहाँ क्या रिलेशन होगा, कैसे होगा, इसको भी अपने मैप से समझ लेंगे। कि जैसे ये भारत है, या हम कहें हम राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं तो हमें पता है कि राजस्थान है वो समुद्री तटवर्ती भाग से तो पहले से ही काफ़ी दूर है। राजस्थान है तो राजस्थान तो समुद्री तटवर्ती भाग से पहले ही काफ़ी दूर है। तो ये राजस्थान को अगर हम देखें यहाँ मैप में, ये राजस्थान आ गया। अब राजस्थान है तो राजस्थान से अरब सागर पहले से ही काफ़ी दूर है, और बंगाल की खाड़ी का जो छोर है वो तो है ही दूर। किंतु अब इस दूरी का यहाँ क्या संबंध है या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा कि जब कहीं पर समुद्र होगा, पर्याप्त मात्रा में जल होगा, तो उन समुद्री या उन जलराशि वाले भाग हैं, उन भागों के निकट की जो जलवायु दशाएं हैं वो जलवायु दशाएं हमेशा क्या होगी, सम होगी। कि समुद्र जहाँ होगा, पर्याप्त मात्रा में जहाँ जलराशि होगी, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जलवायु दशाएं क्या देखेंगे, सम देखेंगे, समान होगी। न ज़्यादा गर्मियों में गर्मी, न ज़्यादा सर्दियों में सर्दी, एवरेज रूप से अपने जलवायु दशाएं, तापमान इसमें परिवर्तन होगा किंतु बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। किंतु आप जैसे इन समुद्री तटवर्ती भागों से और देश के आंतरिक भागों में जैसे जैसे आप जाते हैं तो यहाँ की जलवायु दशाएं हैं, उन जलवायु दशाओं में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। या यूँ कह दें कि जैसे जैसे हम आंतरिक भागों की ओर जाएंगे तो जलवायु दशाओं में विषमता बढ़ने लगेगी। क्या होने लगेगी, जलवायु दशाओं में विषमता बढ़ने लगेगी। और हमने बात की है यहाँ राजस्थान की, तो हमें पता है कि राजस्थान के किसी भी छोर पर समुद्र या जलराशि है वो नहीं है। तो राजस्थान में संपूर्ण भाग है वो स्थलीय भाग है, और इन स्थलीय भागों के अंतर्गत जलवायु दशाओं में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उच्च तापमान, शीत ऋतु के अंतर्गत न्यूनतम तापमान, विषम जलवायु यहाँ इन भागों में हम देखते हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा भी था उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु दशा यहाँ राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो समुद्र से दूरी का मतलब समुद्र के निकटवर्ती जो भी भाग होंगे, एग्जाम्पल सामने है भारत का तटवर्ती भाग, इस तटवर्ती भाग के निकट जो भी स्थान, जो भी क्षेत्र विशेष, जो भी राज्य हैं, वहाँ की तो जलवायु सेम है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा। किंतु तटवर्ती भागों से जैसे जैसे हम राज्यों के अंतर्गत आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, स्थलीय भागों की ओर बढ़ेंगे, तो वहाँ की जलवायु दशाएं हैं वो धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, परिवर्तित होती जाएगी। और राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के किसी भी भाग पर जलीय सीमा नहीं है, स्थलीय भाग की प्रधानता होने से इन क्षेत्रों पर और जलवायु दशाओं में विषमता देखने को मिलती है। गर्मियों के अंतर्गत उच्च तापमान, सर्दियों के अंतर्गत न्यूनतम तापमान, ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर हमें स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई देते हैं। तो ये है हमारा समुद्र से दूरी। नंबर 4 की बात करें तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला की स्थिति एवं विस्तार। कि अरावली पर्वत है तो उस अरावली पर्वतमाला की स्थिति एवं विस्तार अब क्या है, कैसा है, वो भी देखें, इनको भी हम समझेंगे। और इसमें समझने में भी हमें चाहिए यहाँ पर मैप
किसका? भारत का, और भारत वाले के अंतर्गत साथ साथ हमें चाहिएगा राजस्थान वाला। तो यहाँ ये चीज़ें हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, थ्योरी के अंतर्गत समझते हैं कोई दिक्कत नहीं, किंतु उन बातों को अगर कोशिश की जाए मैप के द्वारा समझने की तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ ये राजस्थान, और इस राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो यहाँ राजस्थान के अंतर्गत इस छोर पर, यहाँ जिस भाग पर हम यहाँ ये सर्किल बना रहे हैं, यहाँ ये भाग प्रदर्शित कर रहे हैं गहरा, ये है हमें दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला। ये राजस्थान में क्या है? अरावली पर्वतमाला है। अब ये राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति होगी, इसका विस्तार हो गया, विस्तार की दिशा होगी, क्या होगा, कैसे होगा? ये हम कह रहे हैं कि हमारे पास अरब सागर है और ये हमारे पास बंगाल की खाड़ी है, और जब हम पूरा मानसून पढ़ेंगे, मानसून चक्कर पढ़ेंगे, उस दौरान ये बातें आएंगी कि जब अरब सागर साइड से हवाएं आती हैं, और ये लाइन भी अब थोड़ी देर बाद हम पढ़ने वाले हैं हवाओं वाली, कि अरब सागर साइड से जब हवाएं आएंगी तो सीधी सी बात है, हवाएं जल से आ रही हैं तो हवाएं क्या होंगी? आर्द्रता युक्त होंगी। कि अरब सागर साइड से जब हवाएं आएंगी, हवाओं में आर्द्रता होगी, नमी होगी, ये हवाएं वर्षा करवाने में सहायक होगी, या हम यूँ कह दें इन हवाओं के द्वारा वर्षा होती है। किंतु यहाँ अरावली पर्वतमाला स्थित होते हुए भी इस अरब सागर की शाखा के द्वारा औसत रूप से कम वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है, उस विस्तार की दिशा कैसी है? इन हवाओं की दिशा के समानांतर है। तो यहाँ पर्वत होते हुए भी यहाँ पर ये हवाएं हैं आर्द्रता युक्त होते हुए भी यहाँ वर्षा नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पर स्थित अरावली पर्वतमाला की स्थिति और उस स्थिति के साथ इसके विस्तार की दिशा। दूसरी ओर जब हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं, वो हवाएं आकर और राजस्थान में औसत रूप से क्या करती है? अधिकतम वर्षा करती है। कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं, वो हवाएं आकर और राजस्थान में औसत रूप से अधिकतम वर्षा करती है। किंतु वो भी क्या करेगी, कैसे करेगी? तो यहाँ इसको समझना है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम साइड में इस मैप को उपयोग में ले लेते हैं। कैसे होगा? जैसे यहाँ ये स्थित है अरावली, ये अरावली का हिस्सा हो गया, और हमें यहाँ क्या प्रदर्शित करना है? सारी बातों को डिटेल से समझना भाई। ये आ रही है किससे? बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं, जो हमने यहाँ प्रदर्शित की है कि यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी की साइड से हवा आ रही हैं। अब इसमें दो तीन बातें, छोटे छोटे शब्द आएंगे। जब कहीं किसी दिशा से हवा आ रही हो, और हवाएं हमें पता है आर्द्रता युक्त है, हवा जब कहीं पर्वत के किसी सामने वाले भाग से जब टकराती है, तो उस सामने वाले भाग को उसको कहा जाता है पवनमुखी। उसको आप क्या कहोगे? पवनमुखी कहोगे। कि जब हवाएं आ रही है, यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम कह रहे हैं कि राजस्थान में जब बंगाल की खाड़ी की ओर से हवाएं आएंगी, हवाओं में आर्द्रता होगी, और आर्द्रता युक्त हवाएं आकर और जब इस क्षेत्र विशेष पर अरावली पर्वतमाला से टकराएगी, यानी जिस भाग से टकरा रही है सबसे पहले उस सामने वाले भाग को हम कहते हैं वो होता है पवनमुखी। और पवनमुखी भागों पर हमेशा ही वर्षा की मात्रा क्या होगी? क्या होगी? अधिक होगी। पवनमुखी भागों पर हमेशा ही वर्षा की मात्रा अधिकतम होगी। जब ये हवाएं इस भाग से टकराकर और विपरीत साइड में पहुंचेगी, विपरीत साइड के अंतर्गत जब ये हवाएं आती हैं, तो उस विपरीत भाग को कहा जाता है पवन विमुखी। उस विपरीत भाग को हम कहेंगे तो वो कहलाता है पवन विमुखी, यानी दूसरी साइड का हो गया। अब यहाँ जब हवाएं आई, हवा में आर्द्रता ज़्यादा थी, हवाएं यहाँ टकरा गई इस भाग पर, इस सामने वाले भागों पर, तो यहाँ तो राजस्थान में और दक्षिणी और पूर्वी भाग पर हम कह देते हैं, तो इन भागों पर तो वर्षा होती है अच्छी अधिकतम। जबकि पवन विमुखी भाग है, यहाँ हवाएं जाएंगी, हवाओं में आर्द्रता कम है, तो यहाँ क्या करेंगी? पवन विमुखी भागों पर वर्षा क्या होगी? कम होगी, या कई बार ये क्षेत्र विशेष एक प्रकार से वर्षा से वंचित भी रह जाते हैं। तो इन पवन विमुखी भागों को या कम वर्षा वाला जो ये क्षेत्र विशेष बचता है,
ये कम वर्षा वाला जो ये भाग बनता है, इस भाग को, इस क्षेत्र को कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। और राजस्थान में जब हम वृष्टि छाया क्षेत्र की बात करें तो ध्यान रखना, हमने इसमें कह सकते हैं थार का मरुस्थल, शुष्क मरुस्थलीय भाग है, वो इसके अंतर्गत शामिल होगा। तो ये स्थित है कि राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला की स्थिति विस्तार, उस स्थिति विस्तार को हम कैसे समझ सकते हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपसे अगर पूछा जाए कि राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक, तो आप लिखोगे अक्षांश। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला भौतिक कारक, राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला भौतिक कारक, तो भौतिक कारक अगर आए, शब्द आए, तो ध्यान रखना वहाँ आप क्या लिखोगे, वहाँ आप करोगे किसको मानोगे, अरावली को। भौतिक कारक की बात हो तो ध्यान रखना अरावली होगा। और सीधा सीधा अगर पूछा जाए तो आप लिखोगे अक्षांश या अक्षांशीय विस्तार। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 4, राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला। पर्वत स्थित होते हुए भी राजस्थान में अरब सागर की शाखा के द्वारा औसत रूप से वर्षा कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अरावली के विस्तार की दिशा इस शाखा की दिशा के समानांतर है, जबकि इसके विपरीत बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान में औसत रूप से क्या करेगी, अधिकतम वर्षा करती है। पॉइंट नंबर 5, पवन या कह दें हवाएं, कि पवन या हवाएं। अब जब पवन या हवाओं की बात है तो यहाँ हम पहले दो बातें हैं, उन दोनों बातों को देखेंगे कि जब हवाएं चलती हैं जल से स्थल, कि जब हवाएं चलें जल से स्थल, या फिर दूसरा यूं कह दें जब हवाएं चलें स्थल से जल की ओर। दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हवाएं चलेंगी तो हवाओं के चलने की दिशा आप कह सकते हो जल से स्थल की ओर, या दूसरी आप कह सकते हो स्थल से जल की ओर। जल से स्थल की ओर चलेगी तो हवाएं क्या होती हैं, आर्द्रता युक्त होंगी, और इससे क्या होगी, वर्षा होगी। इसका विपरीत अगर होगा तो ये होगा आर्द्रता मुक्त, या कह सकते हो आर्द्रता रहित। इससे वर्षा होगी तो वर्षा की संभावना नहीं होगी, या वर्षा कहीं होगी तो सीमित मात्रा में होगी। कैसे? पूरा का पूरा वही बातें सारी की सारी हमने जो अभी पढ़ी है वो बातें यहाँ दोबारा हम रिवीजन में ले रहे हैं कि भारत के मैप में या फिर राजस्थान के हिस्से की जहाँ भी बात की जाए तो इसके अंतर्गत हवाएं हैं, उन हवाओं का क्या विस्तार रहेगा, इसकी कैसी दिशा रहेगी। फर्स्ट कंडीशन है हमारे सामने, हवाएं चल रही हैं, चाहे वो अरब सागर से चले और चाहे है हम कह रहे हैं वो बंगाल की खाड़ी से चले। यहाँ मैं कोई विशेष दिशा नहीं बना रहा, बस खाली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हवाएं हैं, तो इन हवाओं के चलने की दिशा है तो कैसी है, जलीय भागों से, और किस ओर है, स्थल की ओर है। कि हमारे पास ये फर्स्ट नियम ये कहता है यहाँ ये जो हवाएं चल रही है वो जल से और स्थल की ओर चल रही है, और जब जल से और स्थल की ओर चलेगी तो हवाओं में आर्द्रता होगी, और आर्द्रता युक्त हवाएं स्थलीय भागों पर जाएंगी, जहाँ भी बीच में कोई अवरोध होगा उस अवरोध से टकराएंगी, वहाँ क्या करेंगी, वर्षा करेंगी। तो हमने पढ़ा है जल से स्थल की ओर चलने वाली हवाएं आर्द्रता युक्त है, आर्द्रता युक्त हवाएं होंगी तो वो वर्षा करवाने में सहायक होंगी। और इसका आप विपरीत कह सकते हो, हवाएं जब चलेंगी कैसी, स्थलीय भागों से, और किस ओर चले, स्थल से, और किस ओर चलेगी, जल की ओर चलेगी। तो यहाँ ये हमारा ये प्रदर्शन है, ये सेकंड वाला, हवाएं हैं तो वो स्थल से और जल की ओर चल रही हैं, तो स्थलीय भागों से जब हवाएं गुजरेंगी तो स्थलीय भाग वैसे ही शुष्क होंगे, आर्द्रता रहित होंगे, हवाओं में नमी होगी नहीं, और आर्द्रता रहित हवाएं जहां भी जाएंगी वहां वो वर्षा करवाने में सहायक नहीं होंगी। दूसरा, इसमें आप साथ साथ ये भी कह सकते हो कि जब हवाएं जल से स्थल की ओर चलेगी, वर्षा करेगी, तो वर्षा जैसी हो जाएगी तो औसत रूप से जो तापमान है उस तापमान में क्या कर देगी, कमी कर देगी। और विपरीत जब हवाएं स्थल से जल की ओर चलेगी, आर्द्रता रहित होंगी, शुष्क होंगी, जहां भी पहुंचेगी मध्य भागों के अंतर्गत आर्द्रता रहित हवाएं हैं, तो वह आर्द्रता रहित हवाएं क्या करेंगी, उन भागों के तापमान में वृद्धि कर देंगी। क्यों, हवाएं आर्द्रता रहित हैं, शुष्क हैं तो तापमान बढ़ेगा, आर्द्रता युक्त होंगी तो तापमान कम होगा। ये हमारा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, दिन की अवधि, यानी जो दिन का जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, कैसा होगा।
इसमें आप कह सकते हो दिन जब बड़े होंगे, दिन जब बड़े होंगे तो हमें पता है तापमान क्या मिलेगा, अधिक। दिन जब छोटे होंगे तो तापमान क्या होगा, कम होगा। और शायद ये बातें हमने पढ़ी है, समझी है, कैसे दिन बड़े होते हैं, कैसे छोटे होते हैं, कैसा उनका आधार रहता है, ये सारी बातें हमारी पढ़ी हुई है। उन्हीं पढ़ी हुई बातों को हम यहाँ रिवीजन में लेते हैं। तो यहाँ ये फ़ायदा हो जाता है आपका, अगर पहले से ये बातें आपने क्लास में ली है, कंटिन्यू टॉपिक को आपने अटेंड किया है, तो आप आसानी से इन बातों को समझ सकते हो। और कई बार हो जाता है आप थोड़ी सी लापरवाही कर लेते हो, एक क्लास देख ली, उसके बाद आगे की क्लास छोड़ दी, फिर ज़रूरत पड़ी तो फिर देख ली। तो इसलिए ज़रूरी है कंटिन्यू जो टॉपिक चलता है उससे संबंधित जो भी क्लासें उनको आप कंटिन्यू देखो, तो आप जो टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, उसको आसानी से समझ सकते हो। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखें ताकि आपके पढ़ने में, आपके समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो इन बातों के लिए यहाँ पर, अब यहाँ हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, ये भूमध्य रेखा है और इस भूमध्य रेखा वाले भाग पर सूर्य स्थित है, कि सामने भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री लाइन है, और इस 0 डिग्री लाइन पर क्या है, सूर्य है। और कब होगा, 21 मार्च को। और जब सूर्य भूमध्य रेखा पर है तो दोनों गोलार्धों की अगर बात की जाए, या हम भारत की बात करें या राजस्थान की बात करें, तो इस मार्च के महीने के अंतर्गत हमारे पास यहाँ दिन और रात है, उसकी अवधि क्या होगी, इस टाइम पीरियड के अंतर्गत दिन और रात कैसे होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। कब, मार्च के महीने में। और दिन और रात जब बराबर होंगे तो यहाँ पर तापमान का प्रभाव भी सामान्य रहेगा। जैसे ही मार्च आता है उसके बाद आने वाला टाइम पीरियड अप्रैल, मई और जून, स्वागत है। जैसे ही जी जून आ गया, सूर्य यहाँ क्या आ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ आ जाएगा, इस कर्क रेखा पर, या हम यूँ कह दें इस समय सूर्य कहाँ जाएगा, भारत के बीचों बीच। कहाँ पर, कर्क रेखा पर। और जब यहाँ सूर्य इस समय पर जून के महीने में यहाँ बीचों बीच कर्क रेखा पर होगा तो हमारे यहाँ इस टाइम पीरियड के अंतर्गत क्या हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। ग्रीष्म ऋतु होगी तो क्या होंगे, दिन बड़े होंगे। दिन बड़े होंगे तो क्या होगा, तापमान अधिकतम होगा। सही बात है कि जब सूर्य 21 जून को यहाँ उत्तरी गोलार्ध में और कर्क रेखा पर स्थित हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, गर्मियाँ होंगी तो दिन बड़े होंगे तो औसत रूप से तापमान का प्रभाव अधिकतम देखने को मिलेगा। अब कंडीशन जून के बाद वापस क्या होगी, सूर्य वापस का आएगा, भूमध्य रेखा पर आएगा। और कब आएगा, 23 सितंबर को आएगा। तो सूर्य जब वापस यहाँ 23 सितंबर को आ गया तो वापस सेम कंडीशन हो जाएगी मार्च वाली जैसी। यहाँ पर भारत राजस्थान की बात करें, उत्तरी गोलार्ध की बात करें, दिन और रात की अवधि फिर समान हो जाएगी, तापमान का प्रभाव मध्यम हो जाएगा। जैसे जैसे समय बदलेगा सूर्य के अंतर्गत सूर्य की दिशा में भी परिवर्तन देखेंगे और सूर्य क्या हो जाएगा, सितंबर से और दिसंबर में जाने के बाद सूर्य कहाँ स्थित हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर। अब यहाँ सूर्य जी यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर है। यहाँ तो गर्मियाँ होंगी किंतु इस दौरान हमारे यहाँ पर क्या होगी, सर्दियाँ होंगी, शीत ऋतु होगी। और शीत ऋतु जब दिसंबर के महीने में होगी तो हमारे दिन छोटे होंगे। दिन छोटे होंगे तो हमारे पास तापमान है, उस तापमान का प्रभाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये निर्भर करता है दिन की अवधि, और दिन की अवधि या दिन का निर्धारण है वो निर्भर करता है किसके ऊपर, सूर्य की स्थिति पर, कि सूर्य कहाँ होगा। तो आपको यहाँ 4 बातें पहले भी मैंने पढ़ाई हैं, उनको ध्यान रखो। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर, जिसको हम विषुव कहते हैं। 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर स्थित होता है, जिसको हम उत्तरायण कहते हैं। और 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर स्थित होता है, जिसे हम दक्षिणायन कहते हैं। तो यहाँ एक तो ये हो गया जी दिन की अवधि है, या आप ये कह सकते हो कि सूर्य की स्थिति है। उस सूर्य की स्थिति के साथ साथ दिन की अवधि में परिवर्तन, और उसी परिवर्तन का ही परिणाम है यहाँ पर तापमान है, यहाँ की जलवायु दशाएं हैं, उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। नंबर 7, स्थल तथा जल का स्वभाव, कि स्थल और जलीय भागों के अंतर्गत क्या भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। अब आप इनमें क्या देखोगे, तो देखो स्थलीय भाग होते हैं, स्थलीय भागों पर तापमान का प्रभाव
आप कह सकते हो जल्दी मिलता है। कैसे? तापमान बढ़ता भी जल्दी से है, तापमान घटता भी जल्दी से है। कि स्थलीय जो भाग होते हैं तो उन स्थलीय भागों पर तापमान का प्रभाव जल्दी मिलता है, यानी तापमान के बढ़ने की दर जल्दी होती है, तापमान के कम होने की दर जल्दी होती है। जबकि जलीय भागों की बात की जाए तो यहाँ पर तापमान या फिर हम कहें तापमान का प्रभाव कम मिलता है। कैसा मिलेगा? कम मिलता है। यहाँ तापमान बढ़ेगा तो तापमान के बढ़ने की दर है वो धीमी होगी, तापमान अगर कम भी होगा तो तापमान के कम होने की दर है वो भी क्या होगी? कम होगी। अब इन बातों को हम कैसे समझें? जैसे ये जी सूर्य, ये आ गया सूर्य, और अब इस सूर्य से आने वाली किरणें, सूर्य आ गया और सूर्य से आने वाली किरणें कहाँ आई? एक मान लो ये स्थल भाग है और एक मान लो ये जल भाग है। कि सूर्य है तो सूर्य की किरणें आ रही है, दोनों भागों पर समान दूरी से समान समय अंतराल से आ रही है, स्थल और जल दोनों भागों पर। किंतु हमने क्या कहा है? स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग क्या होंगे? जल्दी तो गर्म होंगे और जल्दी ही ठंडे होंगे, जल्दी जल्दी तो गर्म होंगे, जल्दी जल्दी ठंडे होंगे। जबकि जलीय भाग है, उन जलीय भागों के ऊपर प्रभाव होगा तो प्रभाव होगा कम होगा, धीरे धीरे तो गर्म होंगे और धीरे धीरे क्या होंगे? ठंडे होंगे। क्यों होगा? क्योंकि सूर्य की किरणें जब स्थलीय भागों पर आती हैं तो स्थलीय भागों पर आने के बाद आप इस चीज़ को नोटिस करें जरूर कि स्थलीय भागों पर आने के बाद सूर्य की किरणें होती है वो इस मिट्टी पर, इस धरातल पर, इस कठोर संरचना पर प्रवेश तो करेगी किंतु ज़्यादा गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाती। मिट्टी की ऊपर की ही परत होती है उसको गर्म करती है, ज़्यादा कठोर आवरण में आंतरिक भाग में गहराई तक प्रवेश नहीं करेगी। यहाँ पर इसे क्या करना पड़ेगा? मिट्टी की ऊपर की ही परत को गर्म करना पड़ेगा, या किरणें नहीं होंगी तो इसको ठंडा करना पड़ेगा। तो ये पतली सी एक परत है, छोटी सी परत है, ये जल्दी गर्म हो जाएगी। इसके विपरीत जब सूर्य की किरणें जलीय भागों पर जाती है तो जलीय भागों में क्या हो जाएगा? ये काफ़ी गहराई तक जाएंगी, ये काफ़ी गहराई तक जाएंगी, और जब काफ़ी गहराई तक जाएंगी तो यहाँ जल की जो परत है वो उसकी मोटाई ज़्यादा हो गई, इसकी चौड़ाई, इसकी गहराई ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया? इसका प्रभाव भी क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ इस परत को गर्म करना होगा तो इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। ये परत धीरे 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 गर्म होगी और धीरे धीरे गर्म हुई तो धीरे धीरे क्या होगी? ठंडी होगी। यहाँ ये परत थी तो पतली सी थी, बिल्कुल छोटी सी थी, इस छोटी सी परत को गर्म करना है तो टाइम कम लगेगा, ठंडा होना है तो टाइम कम लगेगा। तभी हम कहते हैं कि जहाँ पर स्थलीय भाग होंगे उनके ऊपर आप परिवर्तन देखोगे, जलवायु दशाएं देखोगे, जल्दी परिवर्तित होती है। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी। जबकि जलीय भाग होते हैं, उन जलीय भागों के ऊपर जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं अलग देखने को मिलता है। धीरे धीरे तो गर्म होंगे, धीरे धीरे ठंडे होते हैं। यहाँ पर ये प्रभाव है तो किसका है? स्थल और जल के स्वभाव है, उसकी वजह से यहाँ ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट, वो है नंबर 8, वनस्पति तथा मिट्टी। यानी इन दोनों को एक साथ पढ़ सकते हो कि कहीं भी किसी भी जगह वनस्पति है। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कोई भी क्षेत्र विशेष है वो है क्या है? वनस्पति युक्त है। तो जब वनस्पति युक्त क्षेत्र होगा और उस क्षेत्र पर अगर सूर्य की किरणें आए, सूर्य की किरणें आए, किंतु यहाँ वनस्पति की अधिकता की वजह से उस स्थान पर सूर्य की किरणों का प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वनस्पति का आवरण होगा, सघन वन होंगे, वनस्पतियाँ होंगी, पेड़ पौधे, फल फूल होंगे, हरा भरा क्षेत्र विशेष होगा, तो उस भाग के ऊपर अत्यधिक नमी हो जाएगी और उस नमी की वजह से उन भागों पर सूर्य की किरणों का प्रभाव है वो कम होगा, और प्रभाव कम होगा तो उन भागों के ऊपर तापमान औसत रूप से कैसा होगा? कम होगा। और इसका आप जस्ट उल्टा कर दें, जो क्षेत्र विशेष वनस्पति रहित होंगे, शुष्क भाग होंगे, तो वहाँ पर सूर्य की किरणें आएंगी तो उन किरणों का प्रभाव ज़्यादा होगा। अभी अभी हमने पढ़ा है कि वो क्या होंगे? स्थलीय भाग होंगे, और वहाँ पर वनस्पति का आवरण होगा नहीं, शुष्कता पहले से होगी, तो सूर्य की किरणों का प्रभाव जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही आप कह सकते हो मिट्टी। अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। एग्जाम्पल जैसे बालू मिट्टी,
या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल आप कह दूं तो काली मिट्टी। अब जैसे ये मिट्टी है, अलग अलग क्षेत्रों की है, अलग अलग है। बालू मिट्टी है, इस बालू मिट्टी पर अगर आप देखोगे तो प्रभाव होगा, ये प्रभावित होगी, तो ये प्रभावित होगी जल्दी। और ये काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी पर इसका प्रभाव है, तो यहाँ इसका प्रभाव क्या होगा, कम होगा। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ इसकी मिट्टी है, इस मिट्टी की संरचना है, उस संरचना में भी परिवर्तन होता है। बालू जो मिट्टी होती है, उस बालू मिट्टी के अंतर्गत कण हैं, कणों का आकार हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। बालू मिट्टी है तो बालू मिट्टी कणों का आकार बड़ा होगा, इनके बीच में दरारें होंगी, सूर्य की किरणें आंतरिक भागों में गहराई तक जाएंगी। अगर वहाँ पर जमा जल है तो वो जमा जल भी लंबे समय तक सुरक्षित नहीं होगा। और हमने कहीं पढ़ा होगा शायद पहले, जब थार मरुस्थल वगैरह पढ़ा था तो हमने पढ़ा था राजस्थान के अंतर्गत जिन भागों के अंतर्गत वर्षा का जल जमा होता है वहाँ लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाता, क्योंकि बालू मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता है, वो क्षमता हमेशा क्या होती है, कम होती है। बालू मिट्टी में जल है या नमी है, धारण करने की क्षमता, सुरक्षित रखने की क्षमता कम होती है, तो इसकी वजह से इसमें प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और काली मिट्टी में इसका बिल्कुल विपरीत होता है, कण होते हैं, कणों का आकार छोटा होता है। एक बार बारिश होगी, आंतरिक भागों के अंतर्गत जल गहराई तक प्रवेश कर जाएगा, कणों का आकार छोटा है तो आसानी से वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, मिट्टी के ऊपर परत बन जाएगी, सूर्य की किरणें गहराई तक जा नहीं पाएंगी और आंतरिक भागों में नमी धारण करने की क्षमता इसमें क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तभी तो देखोगे आप तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र विशेष के अंतर्गत इस काली मिट्टी की वजह से वहाँ ज़्यादा बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। और मरुस्थलीय भागों में अगर देखा जाए तो वहाँ पर अगर एक बार बरसात होगी, उसके बाद अगर टाइम टू टाइम बरसात हो रही है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ इसके अंतर्गत नमी जल है वो लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाता। तो यहाँ पर वनस्पति और मिट्टी है, इन जैसे कारकों का प्रभाव पड़ता है। ऐसे अन्य और किसी भी प्रकार का और भी कोई कारक हो सकता है, धरातल का स्वरूप है, उसकी संरचना है, पर्वत पठार मैदान मरुस्थल हो गए, गलत गड्ढे हो गए, या अन्य कोई और कुछ कारक, इन सभी कारकों की वजह से अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु दशाएं हैं वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। या हम यूँ कह दें कि राजस्थान की जलवायु दशाओं में अलग अलग क्षेत्रों में और परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अक्षांश विस्तार, समुद्र तल सागर तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, हवाओं का प्रभाव, अरावली पर्वतमाला की स्थिति विस्तार, दिन की अवधि हो गया, जल स्थल के अंतर्गत परिवर्तन हो गया, या फिर हम कह दें वनस्पति और मिट्टी या अन्य जैसे कारक हैं, उन सभी कारकों की वजह से और राजस्थान की जलवायु दशाओं में हमें क्या मिलती है, भिन्नताएं देखने को मिलती है। तो इस क्लास में हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमसे कभी पूछा जाता है तो पूछने में यहाँ पर थ्योरिकल बातें नहीं होंगी, यहाँ पर हमसे खाली तथ्यों के बारे में सीधा सीधा पूछा जाएगा, कारकों के बारे में कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, या फिर इन जलवायु दशाओं में प्रभावित करने वाले कारक हैं तो उनको संगत कीजिए, असंगत कीजिए, इस आधार पर इनसे पूछे जाने की उम्मीद रहती है। तो इन टॉपिक को, इन अपने बिंदुओं को अच्छी तरीके से पढ़ें, अच्छी तरीके से समझें। बार बार यहाँ हमने कोशिश की है थ्योरी की तुलना में मैप को साथ साथ लेके जरूर पढ़ें, ताकि उनसे ये सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो। तो जल्द ही मिलेंगे इसी टॉपिक का ही नेक्स्ट पार्ट, राजस्थान की जलवायु। उस जलवायु में और भी कई सारी बातें होंगी, उन बातों पर चर्चा करेंगे। हवाएं भी होंगी, हवाओं का वर्गीकरण प्रकार होगा, फिर मानसून क्या होगा, कैसे आएगा, किस वजह से, किस दिशा से आएगा, उसके बाद फिर काफ़ी सारे 10, 15, 20 तथ्य होंगे, उन तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो तब तक आप इस क्लास को, इस टॉपिक को एंजॉय कीजिए, पढ़िए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो उसको लेकर आप कमेंट कर रहे हैं, उन बातों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, अलविदा।